और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। वहां पर उरी सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ करने की एक और कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। खबर है कि वहां लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने उनकी नजरों से ये बच नहीं पाए। तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में पकड़े गए और जिसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन में तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों को कामयाबी मिली है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, लेकिन सुरक्षा बलों से बच नहीं पाए और मार गिराए गए आतंकी। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। कई आतंकियों को यहां पर ढेर करने में कामयाब रहे हमारे सुरक्षा बल। 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उरी सेक्टर में हुए उन्हीं ऑपरेशन की है, जिसमें लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और कैसे उसे नाकाम किया गया। की बेसिस पे वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ग्रुप को इंटरसेप्ट किया और इस ग्रुप को चैलेंज किया गया और उसके बाद फायरिंग वहाँ से आई और उसकी जवाबी कार्रवाई में अभी तक जो 3 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या ये जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं और इसमें हमारी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अवेटेड हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हो गई हैं और इनके साथ जो असला और सामान था वो भी रिकवर किया गया है। अब वहाँ पे जैसे कि आज मौसम के चलते कुछ इसमें मुश्किलात आ रही हैं और जो है अभी हम कहेंगे कि ऑपरेशन ऑन है। 3 Pak terrorists were neutralized and their bodies along with the weapons were observed lying in the minefield. At this moment, their own teams kept the area under observation so as to check for the remnants of this terrorist group. Thereon, once the area was secured and sanitized, own teams undertook search in the feasible areas within the minefield and recovered 3 killed terrorists along with the weapons and other stores. और श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त रिफत अब्दुल्ला जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। रिफत, बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में लगातार कई घटनाएं घुसपैठ की हुई हैं, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल लगातार घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। जिस तरीके से जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो 19 इन्फेंट्री ड्यू के हैं, उन्होंने ये कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पे उस पार तकरीबन 100 से 120 मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए पता चला कि वहाँ पे जो है मिलिटेंट यहाँ आना चाहते हैं और आर्मी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया वहाँ पे और स्पेसिफिक इनपुट्स भी मिले थे जिस तरीके से आर्मी ने कहा और 3 मिलिटेंटों को मार गिरा गया और आर्मी का कहना है कि तीनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से समझा जा रहा है। और उसमें जो रिकवरी हुई है वो खास बात यह है कि एक M16 गन रिकवर हुआ है जो चाइना मेड है और उसके अलावा 2 AK-47 राइफल्स और बाकी भारी मात्रा में जो है वो गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बात को अगर समझा जाए कि जिस तरीके से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या सेना की तरफ से कोई और इंतजाम किया जा रहा है इन सभी चीजों को रोकने के लिए? देखिए, लगातार जिस तरीके से आपको मालूम है कि जब से यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से LOC पे बहुत ज़्यादा फेंसिंग जो है टाइट की जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। लेकिन जब उड़ी अटैक हुआ था 2016 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, सर्विलेंस बढ़ा दी गई, थर्मल इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके जरिए समझा जा रहा है कि विंटर में अगर कहीं पर भी मूवमेंट होती है किसी भी शख्स की तो थर्मल इमेजिंग के जरिए वो पता चल पाता है, तो उसी का फायदा जो है सुरक्षा बल लेते हैं। लेकिन जो आपने फेंसिंग की बात की, फेंसिंग को टाइट कर दिया गया और चप्पे चप्पे पे आर्मी को तैनात किया गया। उसके अलावा ठीक है रिफत, आप बने रहिए, लौटेंगे दोबारा आपके पास। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक घुसपैठ की कई कोशिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में। ये कोशिशें हुई और हर बार उसे नाकाम भी किया गया। बिल्कुल, और हर बार भारतीय सेना के जवानों ने इन आतंकियों को ढेर कर दिया और उरी में मारे गए लश्करों के इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए।
एलओसी के करीब कमलकोट उड़ी में कल 3 मिलिटेंट मारे गए। एक ऑपरेशन में वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और उनसे जो सामान रिकवर किया गया उसको यहाँ बारामूला में डिस्प्ले पे रखा गया। यहाँ जीओसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने डिटेल में बताया कि 3 मिलिटेंट उसमें मारे गए। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं जो बैग रिकवर हुए हैं उनमें पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। कुछ आइटम्स जो हैं खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी रिकवर हुई हैं और सामान काफ़ी सारा रिकवर हुआ है। और 3 राइफल्स रिकवर हुई हैं। 2 AK सीरीज़ की राइफल है और एक खास बात इसमें यह है कि M16 राइफल रिकवर की गई है। ये चाइना मेड राइफल है और जीओसी ने यह बताया कि ये रेयर है। अभी तक M16 खासतौर से चाइना मेड राइफल्स रिकवर नहीं की गई थी। M4 जो US मेड राइफल्स हैं वो काफ़ी जगहों पे रिकवर की गई थी। और ख़ास बात यहाँ पे ये है, ये जो आप जवान देख रहे हैं आर्मी के, वो उस ऑपरेशन में लगे हुए थे। उन्होंने वो ऑपरेशन कंडक्ट किया और वो भी यहाँ पे थे। और जो वहाँ पे कमांड कर रहे थे ऑपरेशन की, उन्होंने ये कहा कि काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में हालांकि मौसम ने भी बाधा डाली क्योंकि लगातार मौसम ख़राब था और टफ टेरेन्स में ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए LOC के पास लॉन्च पैड शिफ्ट कर दिए हैं। और ऐसा एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के लॉन्च पैड बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन लॉन्च पैड पर लश्कर, हिजबुल और जैश के करीब 120 आतंकी मौजूद हैं। खबर यह भी है कि अब तक 300 छोटे हथियार ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में भेजे भी जा चुके हैं। तो पाकिस्तान एक तरफ भारत में आतंकी भेजकर हमले कराने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है, दूसरी तरफ बैट-बी की मदद से भी हमले की खतरनाक साजिश रची जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर यह है कि आतंकियों की घुसपैठ कराने और जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान एक साथ कई जगह पर हमले की फिराक में है। भारत को दहलाने का पाकिस्तानी प्लान, आतंकवादियों की घुसपैठ और बैट के हमले की साजिश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत को दहलाने के लिए एक नई साजिश रची है और इसके लिए वो एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफ से कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो किसी भी तरह आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने में कामयाब हो जाए, जबकि साथ ही सीमा पर तैनात बॉर्डर एक्शन टीम की मदद से भी हमले करने की फिराक में है। और सबसे पहले उसके निशाने पर है नौशेरा सेक्टर। 2 बार इस सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। सीमा पार से हो रही घुसपैठ की इन कोशिशों के बाद सेना अलर्ट पर है और पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैद है। बैट की मदद से हमले की साजिश, 3 किलोमीटर के दायरे में हमले का खतरा। बताया गया कि बैट जल्द ही इन LOC के पास वाले इलाकों पर हमला बोल सकती है और इस इलाके की वजह से सेना अलर्ट पर है। खबर है कि पाकिस्तान ने बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम को भारत की सीमा में घुसकर 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमले करने के लिए तैयार किया गया है, जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे भारत की सीमा में दाखिल होकर सीमा के जवानों पर हमले करती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 250 से ज्यादा आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस वक्त POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में छिपे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच जारी विवाद से ध्यान भटकाने के लिए ISI ने भारत को दहलाने की साजिश रची है। तो उधर जम्मू कश्मीर को लेकर एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कानून UAPA के तहत दर्ज किए गए सभी मामलों की समीक्षा अब की जाएगी। साथ ही इनकी जांच में भी तेजी लाने का फैसला लिया गया। इस कानून के तहत पिछले 3 साल में ऐसे लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के इकोसिस्टम को भी खत्म करने के निर्देश सुरक्षा एजेंसियों को दिए। और अगली बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से मिल रही है। यहाँ पर
मुकेरिया रोड पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। रोड एक्सीडेंट की खबर। दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसकी सीसीटीवी फुटेज है। और देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो है किसी को भी डराने वाली ये तस्वीरें। दरअसल पंजाब के गुरदासपुर की अगर बात करें तो वहां पर एक हैरान कर देने वाला हादसा हो गया। 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। पंजाब के गुरदासपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल टकरा गई। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे की तस्वीरें एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक सड़क पर 2 मोटरसाइकिल में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वो टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों पर सवार लोग कई फीट तक हवा में उछलकर दूर जाकर गिरे। एक बाइक पर एक आदमी और एक महिला सवार थी, दूसरी बाइक एक लड़का चला रहा था। टक्कर होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अगली खबर अमेरिका से मिल रही है, जहां पर कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी है। दरअसल जंगलों में भड़की आग ने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन और सैकड़ों पेड़ों को जलाकर राख कर दिया। दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं। दरअसल दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं, जहां पर लगी आग बुझाने की कोशिशें बीते कई घंटे से की जा रही हैं। दरअसल वहां पर लगी जंगलों में भड़की आग ने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन और सैकड़ों पेड़ों को जलाकर चंद मिनटों में राख कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी बेकाबू आग की चपेट में आकर वहां तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। आग की वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह तबाह हो गया है और इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें दिन रात काम में जुटी हैं। दमकल विभाग के कर्मचारी जंगलों के बीच तो डटे ही हुए हैं, साथ ही साथ आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान से पानी की बौछार की जा रही है। एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर लगातार आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी फेंक रहे हैं। इसके अलावा आसमान से ही आग पर काबू पाने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि इस भीषण आग पर जल्द काबू किया जा सके। वहां से आई एक वीडियो में इस आग की विनाश लीला दिखाई दी, जिसने दूर तक फैले हरे भरे जंगलों को पूरी तरह राख से ढक दिया। तबाही वाली इस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग की चपेट में जो कुछ भी आया वो तबाह हो गया। क्या पेड़, क्या जानवर, सब कुछ बर्बाद हो गए। पेड़ों के अलावा जंगल में मौजूद सब कुछ इस आग की जद में आकर राख हो गई। आग की वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई कि अमेरिकी सरकार ने इस पर चिंता जताई, साथ ही उसे जल्द काबू में करने के लिए और तेजी से काम करने के निर्देश भी जारी कर दिए। और चलिए अब बढ़ते आगे। नोएडा में ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन टावरों को गिराने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इमारत में बारूद लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। 9 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड में गिराई जाने वाली इस इमारत में धमाका करने के लिए रिमोट कंट्रोल भी नोएडा पहुंच चुका है। तो दूसरी तरफ बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 9 सेकंड में ये भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग 28 अगस्त को जमींदोज हो जाएगी। स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ड्रोन पर यहाँ पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, ये पाबंदी आज से 31 अगस्त तक लागू रहेगी। साथ ही टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए। साथ ही टावर के पास सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि टावर में 3500 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक लगा है। तो नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, क्योंकि 28 अगस्त को घड़ी में जैसे ही दोपहर के 2:30 बजेंगे ट्विन टावर का वजूद खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग को गिराने के कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा सख्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन यहाँ पर घोषित किया गया है। साथ ही ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बटन दबते ही महज 9 सेकंड के अंदर दोनों टावर जमींदोज हो जाएंगे। विस्फोट बिल्डिंग में नीचे से ऊपर होगा, यानी कि पहले नीचे के हिस्से गिरेंगे और फिर ऊपर के हिस्से गिरेंगे। ट्विन टावर के मलबे को हटाने में यह कहा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त लग जाएगा। तो ट्विन टावर के आसपास
रहने वाले लोगों को तो बाहर निकलने को कह दिया गया है। ऐसे में लोगों की मांग ये है कि स्ट्रे डॉग्स की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए और हालात सामान्य होने पर उनको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तो बड़ी खबर, इंसान तो इंसान लेकिन जानवरों की जान भी महत्वपूर्ण है। मांग लोगों की यही है। 28 तारीख को ट्विन टावर को डिमोलिश किया जाना है, यानी कि ढहाया जाना है। ऐसे में तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। ये देखिए आप, एमरल्ड सोसाइटी है सुपरटेक की, जो बिल्कुल बगल में है इस ट्विन टावर के। यहाँ के तमाम रेजिडेंट्स को बोल दिया गया है कि वो 28 तारीख की सुबह 7 बजे इन जगह को खाली कर दें। लेकिन जो लोग रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके साथ साथ स्ट्रे एनिमल्स का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं ये बहुत सारी एनिमल एम्बुलेंसेज आपको नजर आ रही हैं, जहाँ पर जो स्ट्रे डॉग्स है फिलहाल वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हैं जो आज यहाँ पर इन जानवरों को रेस्क्यू कर रही हैं। यहाँ हमारे साथ जो इन एम्बुलेंसेज के साथ आए वो शख्स भी मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर है मैडम। अकबर जी, ये बताइए क्या आप लोगों को निर्देश है, क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ? जी, डॉग रेस्क्यू कर रहे हैं। हमें आदेश मिला था कि डॉग जितने भी है रेस्क्यू करने हैं। हाँ। क्योंकि बिल्डिंग गिराई जाएगी इसलिए। अच्छा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब यहाँ लोग आके रहने लगेंगे बाद में रिलीज कर दिए जाएंगे डॉग। अच्छा, तो बाद में डॉग रिलीज कर दिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा जब स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाता है तो उसके बाद उन जगहों पर भेजा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर रेसिडेंट्स का कहना है कि ये यहीं रहते हैं, इनको वो लोग खाना खिलाते हैं, फीड करते हैं। ऐसे में जब वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए क्या। और इसी वजह से एक नहीं, दो नहीं, कई एम्बुलेंसेज यहाँ पर नजर आ रही हैं जो सुबह से ही यहाँ डॉग रेस्क्यू के लिए लगी हुई है। इनका कहना है जब हालात सामान्य होंगे तो वापस इन डॉग्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए, सारी इंतजाम जो है वो पूरे हो चुके हैं। गगनचुंबी इमारतों का विध्वंस कभी आसान नहीं रहा है। आज हमने दुनिया की 7 सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों की एक लिस्ट बनाई है जिनको बारूद से तबाह कर दिया गया था। इनके लाइव डेमोलिशन की तस्वीरें हमारे पास इस वक्त मौजूद है। दरअसल ये 7 इंटरनेशनल बिल्डिंग्स कौन सी हैं वो भी आपको हम बता देते हैं, कैसे इन्हें बारूद से उड़ाया गया। हमारी स्पेशल रिपोर्ट ही आप देखिए। दुनिया की 7 सबसे ऊंची इमारतें जिनको बाद में गिरा दिया गया। आखिर क्यों ये इमारतें गिरा दी गईं? कैसे और किस टेक्नोलॉजी से इन बड़ी इमारतों को गिराया गया? किस इमारत में कितना बारूद फिट किया गया, सब आपको बताएंगे। नोएडा का ट्विन टावर तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म ये है जहां सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों के विध्वंस को दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो काउंटडाउन शुरू हो रहा है। बिल्डिंग नंबर 7, ओशियन टावर, टेक्सास, अमेरिका। ऊंचाई 143.26 मीटर। अमेरिका की एक गगनचुंबी इमारत कभी अमेरिका की शान मानी जाती थी। इस इमारत में स्विमिंग पूल था, लग्जरी जिम था, एक स्पा रूम भी था। लेकिन निर्माण के 2 साल बाद ही बिल्डरों ने देखा कि इमारत के पिलर्स में दरारें बनने लगी हैं। इस टावर की नींव 16 इंच नीचे खिसक गई थी। पूरी इमारत दक्षिण दिशा की तरफ झुकने लगी। पहले इसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई, जिसके बाद 2009 के दिसंबर महीने में कंट्रोल डिमोलिशन इंक के नाम से जानी जाने वाली एक कंपनी ने $75 मिलियन के इस इमारत को ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग नंबर 6, लैंडमार्क टावर, टेक्सास, अमेरिका। ऊंचाई
130 मीटर। साल 1857 में जब पहली बार लैंडमार्क टावर को खोला गया था, तो ये उस वक्त जनता के लिए खोली गई दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत थी। लेकिन 30 सालों के बाद यह इमारत कमजोर होने लगी। साल 2000 में लैंडमार्क टावर एक बवंडर की चपेट में आ गया, जिसके बाद इमारत को गिराने का फैसला हुआ। 163 किलोग्राम विस्फोटक की मदद से इस इमारत को गिरा दिया गया, जिसका गवाह पूरा अमेरिका बना। बिल्डिंग नंबर 5 AFE टावर, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ऊंचाई 116 मीटर। AFE टावर यूरोप में ध्वस्त होने वाला उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर था। AFE टावर एक विश्वविद्यालय के परिसर का हिस्सा था। कई शिकायतों के बाद विस्फोटकों का इस्तेमाल करके इस इमारत को ध्वस्त किया गया। साल 2014 में इस इमारत के विध्वंस का लाइव प्रसारण किया गया, जिसको 30,000 लोगों ने देखा। बिल्डिंग नंबर 4 गोल्डन फ्लावर, शियान, चीन। ऊंचाई 118 मीटर। चीन के शीशान शहर में जब इस बिल्डिंग को गिराया गया, तब ये साल 2015 में चीन में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ये गगनचुंबी इमारत साल 1996 में बनाई गई थी, लेकिन दशकों से इसका उपयोग नहीं किया गया था। टावर में दरारें आ रही थीं, जिन्हें भरना मुश्किल था, इसलिए इसे गिराया गया। गिराने से पहले इसके चारों ओर 13 फीट गहरी खाई खोदी गई और 1270 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 12,000 डेटोनेटर लगाकर इमारत को धमाके से गिराया गया। बिल्डिंग नंबर 3 हडसन डिपार्टमेंट स्टोर, मिशिगन, अमेरिका। ऊंचाई 134 मीटर। साल 1911 में हडसन डिपार्टमेंट स्टोर की नींव रखी गई थी। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था। 80 साल से ज्यादा समय तक इस बिल्डिंग में कामकाज चलता रहा, लेकिन साल 1998 में JL हडसन डिपार्टमेंट स्टोर को ध्वस्त कर दिया गया। तब 20,000 लोगों ने इस विस्फोट को देखा था। धमाका इतना जोरदार था कि इसके आसपास की इमारतों की खिड़कियां बंद करने के बाद भी टूट गई थी। बिल्डिंग नंबर 2 ब्रिटेन पावर पॉइंट स्टेशन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका। ऊंचाई 152 मीटर। इस इमारत में पहली बार साल 1960 में काम शुरू हुआ था। यहां कोयले से बिजली बनती थी, लेकिन जब संयंत्र बंद हो गया तो कंपनी ने इसे गिराने का फैसला किया। इसमें 2 कूलिंग टावर थे, जिनको गिराया जाना उस वक्त साल 2006 में विश्व रिकॉर्ड था। पूरे शहर के लोग इस विध्वंस को देखने के लिए ब्रिटेन पॉइंट पावर स्टेशन पहुंचे थे। बिल्डिंग नंबर 1 मीना प्लाजा, अबू धाबी, UAE। ऊंचाई 168 मीटर। बड़ी खबर इस वक्त सोमालिया से मिल रही है। यहाँ पर 19 अगस्त की रात को हुए आतंकी हमले की अब खौफनाक तस्वीर सामने आई है। वाली सबसे ऊंची इमारतों में से एक होने का खिताब हासिल है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर आबकारी नीति के ऊपर वैसे भी इस वक्त घमासान मचा हुआ है। इसके पहले आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहराया है कि किस तरह से दिल्ली की शिक्षा नीति चूंकि सबसे अच्छी है, इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है। आज दिल्ली के गली गली में मनीष सिसोदिया के पुतले जलाए जा रहे हैं। गली गली में जहां भी मनीष सिसोदिया की अगर फोटो दिख गई तो दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के स्कूल वाले, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गिरजाघर गुरुद्वारा वाले वो फोटो पे कालिख पोत रहे हैं। और लगभग टीवी के हर चैनल पे ये दिख भी जाता है। हर चौराहे पे, हर अखबार की कटिंग के साथ अगर बहस हो रही है तो ये बहस हो rही है कि जो व्यक्ति स्वराज की बात किया था अब वो अपराध राज में चल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आम जनता है शायद उसमें नहीं जाती, क्योंकि दिल्ली में जो लोग हैं वो मुद्दों को डाइवर्ट करने के मास्टर हैं। हम उनके आसपास सोच भी नहीं सकते हैं। वो लोग इस समय में जब दिल्ली के गली गली में शराब घोटाले में कितना घोटाला हुआ, कितना पैसा गया, हजारों करोड़, आदेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, हजारों करोड़ दिल्ली के सांसद बोल रहे हैं, तो हजारों करोड़ में कितने हजार करोड़ का ये स्कैम है। इसका सही मायने में जहां बहस हो सकती है उसका नाम है विधानसभा। विधानसभा बुला ली गई। हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं दूध का दूध शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरी विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक उन्होंने जो प्रश्न किया है वो मैं आज थोड़ा सा डिटेल में आपके सामने रखना चाहता हूं। अलग अलग बताते हैं कि इतना, कोई बोलता है कि 1 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 144 करोड़ हो गया, कोई बोलता है कि 30 करोड़ हो गया, कोई बोलता है 8100 करोड़ हो गया। इसको कहते हैं मुद्दों को डाइवर्ट करने की मास्टरी। वो अरविंद केजरीवाल जी में और मनीष सिसोदिया जी में दिखी जा रही है। मैं थ्रू मीडिया दिल्ली को बताना चाहता हूं, ये सब जो अलग अलग अमाउंट है सब घोटाले हैं। 144 करोड़ 36 लाख एक, जिसको कभी कभी कोई 144 करोड़ कह देता है, कोई 145 करोड़ कह देता है। एग्जैक्ट अमाउंट है 144 करोड़ 36 लाख रुपए, जो दिल्ली में शराब का व्यापार करने के लिए लाइसेंस का शुल्क है। और वो शुल्क देने के बाद आप सालों साल व्यवसाय करेंगे शराब का, उसको माफ कर दिया। एक दूसरा जो 30 करोड़ है वो भी लाइसेंस शुल्क ही है, जो एयरपोर्ट से संबंधित था। मनोज तिवारी को तो आपने सुन लिया, लेकिन उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केजरीवाल सरकार के ऊपर हमला बोला है। 5 दिन 5 सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं। शराब स्कैम में आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मोनीश शराब स्कैम मिनिस्टर, जो पाठशाला की बात तो करते हैं, खोलते नहीं, मधुशाला जगह जगह खोलने का काम करते हैं। इनकी बातों में किताब है
लेकिन कर्मों में शराब है, शराब है। और मैं तो कहना चाहता हूं, शराफत सारी छोड़ दी है, जवाब कोई देते नहीं है। 5 दिन बीत गए, एक का भी जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि घोटाले पर इनके पास जवाब कोई नहीं। सवाल यही एक बार फिर कहना चाहता हूं, 144 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदारों को वापस क्यों किया? 30 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्यों वापस किया है? 2% से 12% कमीशन क्यों की? 25 अक्टूबर को जो नोटिस दिया था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिरकार ये शराब नीति अगर ठीक थी तो वापस क्यों ली? सच्चाई ये है कि शराब में भ्रष्टाचार हुआ है, गंभीर भ्रष्टाचार हुआ है। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है और शराब मंत्री जांच के घेरे में है। आप कल्पना कीजिए, जिस राज्य का शराब मंत्री शराब के स्कैम के घेरे में हो, उस शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो मधुशाला बनाने में लगे हों, वो पाठशाला की ओर ध्यान क्या करेंगे? जिनके केवल बातों में किताब हो, उनके कर्मों में केवल शराब है, वो जवाब क्या देंगे?